Assalamualaikum. So you are watching Brain Burst, and in this video we will study the enzymes, chapter number 2 of syntax biology book, 11th class. So in this chapter सबसे पहले हम इस लेक्चर के हम जो है यूनिट्स को पढ़ लेते हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे एंजाइम्स क्या है. एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट जो रिएक्शंस हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए रिक्वायर होता है. तो ये हमने अभी एक छोटा सा जो है इसको हमने ओवरव्यू ले लिया कि एंजाइम क्या है. एंजाइम क्या है? एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में होता है, और वो क्यों रिक्वायर होता है? वो इसलिए रिक्वायर होता है ताकि वो हमारे जो एक वक्त में बहुत सारे रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, हमारे सेल के लेवल पे या हमारे ऑर्गन लेवल पे जितने भी हमारे जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस, उनको एक स्टेडी रेट या फिर उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको सारी चीज़ें करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम का किस तरह जो है वो परफॉर्म करता है अपने एक्शन को, और उसके एंजाइम को एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स जो है वो प्रेजेंट किए गए थे टू, और उसके साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंजाइम इनिबिशन कि एंजाइम परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके एक्शन को इनिबिट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्शन को इनिबिट कर देते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स क्लासिफिकेशन. हम दो तीन चीज़ों ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे हम एंजाइम को क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि एंजाइम एक बहुत ही डाइवर्स थिंग है जिसको हम उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके फंक्शन के बेस पे और उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है हम एंजाइम को क्लासीफाई करते हैं. सो नाउ वी विल मूव टू द चैप्टर. सो इस पैराग्राफ में सब यही बताया गया है कि हमारे जो एंजाइम्स, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में जो है एक ही वक्त में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म हो रही होती है, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो या एनाबॉलिक रिएक्शंस हो. किसी भी तरह का रिएक्शन हो उसके लिए एंजाइम्स ज़रूरी हैं. एंजाइम्स के बगैर जो है हमारी बॉडी जो है वो एक बहुत मैश वर्क है जो बगैर एंजाइम्स के कोऑर्डिनेशन और के साथ काम नहीं कर सकता. तो इन सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का बनना हो या लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल का टूटना हो, डाइजेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सारे जितने बेसिक वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, या हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या फिर केमिकल लेवल पे हो, ये सारी चीज़ें, एनर्जी का लिब्रेशन हो, एनर्जी जो है लिब्रेट हो रही हो या एनर्जी यूटिलाइज हो रही हो, ऐसे सारे रिएक्शंस के लिए जो है एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. और इस सारे जो है इन सब सारे रिएक्शंस, जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो सारे हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होते हैं. लो टेम्परेचर क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को, हमारी बॉडी के अदर स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि हमारे आपको जितने भी सेल में स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स पर डिपेंड कर होते हैं. तो हाई टेम्परेचर में प्रोटीन्स की डीनेचर हो जाए इसका खतरा होता है, इसलिए सारे बॉडी के रिएक्शंस जो है हमारे वो लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहे थे. ये सारी कंडीशंस को रखते हुए एंजाइम जो है वो अपनी वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो सबसे पहले हम एंजाइम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एंजाइम क्या है. एक स्पेशलाइज सब्सटेंस और बायोकैटलिस्ट है जो बॉडी के इनसाइड ही प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में ही एट द सेलुलर लेवल या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर जो है वो हमारे एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. एंजाइम्स ग्रीक वर्ड का एक वर्ड है, इन मीन्स इनसाइड और ज़ाइम मीन्स यीस्ट. एंजाइम की जो ये वर्ड है किसने कॉइन किया था? विलियम कोहन ने इन 1878. और एंजाइम में भी डिफाइन एज द, अब एंजाइम की इन्होंने क्या डेफिनेशन प्रोड्यूस की है कि एंजाइम में भी डिफाइन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम. तो एंजाइम वो कौन सा मॉलिक्यूल है? एंजाइम वो ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. अगर हम एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं उनको कैटलाइज करता है. सो बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में बता दी गई है. अब हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री की तरफ जाते हैं. अब हमारी बॉडी में सिर्फ जब हमने लेटर डिस्कवरीज हुई तो उससे पता चला कि हमारी बॉडी में सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं है जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक
न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की तरह वर्क कर सकते हैं। पहले समझा जाता था, जब एंजाइम की डिस्कवरी हुई और शुरू में पता चला, तो सब एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखा गया, तो मोस्टली यही पता चला कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन नेचर होते हैं, यानी कि वो टोटली प्रोटीन के बने होते हैं, या उनमें ज़्यादा कंटेंट जो होता है वो प्रोटीन का ही होता है। लेकिन जब हमने डिस्कवरीज की, तो थॉमस कैच और सिडनी एल्डमैन, ये दो लोग थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एज अ एंजाइम परफॉर्म कर सकते हैं। और उनको क्या कहा गया? उनको राइबोजाइम्स कहा गया, जैसे कि जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे थे। और वो किस तरह के रिएक्शंस थे? वो इस तरह के रिएक्शन थे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर वो सेल में एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवानी है, या इस तरह के जो जेनेटिक रिएक्शंस थे उनको कैटेलाइज करने के लिए राइबोजाइम्स की डिस्कवरी की गई। अब एंजाइम्स को हमने पढ़ा, एंजाइम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशन ली, और एंजाइम को जो है वो किसने उसके लिए वर्ड कॉइन किया, और उसके साथ साथ एंजाइम्स के अलावा जो मॉलिक्यूल्स है जो कैटेलाइज रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई, इनको एक बार रिव्यू करते हैं और इनको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की क्या है? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। तो ये मेन चीज़ है कि एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम कहें, यानी कि हमारे सेल में जो लिविंग कंटेंट है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज इन द सेल में ही प्रोड्यूस होता है। अब एंजाइम के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम, जितने भी हमारे सबसे ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी कि उनका जो ज़्यादा कंटेंट है या टोटली वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्रो हैं, मतलब इनका साइज स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसके बारे में भी हमने, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका वेट और स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, अमाइलेज और पेप्सिन, और मे कंटेन अलॉन्ग विद प्रोटीन अ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एसिटाइल कोए। एग्जाम्पल दिए कि जैसे नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एसिटाइल कोए। तो यहाँ पे ये बताना है कि एंजाइम की कंपोजिशन के बारे में बताएं कि एंजाइम्स जो है या तो टोटली प्रोटीन होते हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गया जो कौन से जो स्टार्च को डिग्रेड करता है, या पेप्सिन हो गया जो प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करता है। तो ये जो है वो या तो सिर्फ प्रोटीन से ही बने हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमारे एंजाइम्स में प्रोटीन के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, जैसे कि एसिटाइल कोए हो गया, या कोएंजाइम हो गया, कोई कोफैक्टर हो गया, वो सारे नॉन प्रोटीन पार्ट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम एक्ट विद इन द सेल where they have produced called endoenzymes, and enzyme which acts outside the cell are called exoenzymes। तो वो एंजाइम्स, वो स्ट्रक्चर, वो एंजाइम्स हमारे, देखिए सबसे पहले एंजाइम्स तो हमें पता है कि सेल में प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो एंजाइम्स जो सेल में प्रोड्यूस हुए हैं वो वहीं पे अपना परफॉर्म फंक्शन कर रहे हैं, तो वो एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? एंडो एंजाइम्स। अगर वो सेल में रहते हुए ही एंजाइम्स अपना परफॉर्म करें फंक्शन, तो एंजाइम्स एंडो एंजाइम कहेंगे। और अगर वो आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में अगर वो परफॉर्म करे अपना फंक्शन, तो वो एक्सोएंजाइम्स कहलाएंगे। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है अपने नेचर में और फंक्शन में स्पेसिफिक होती है, यानी कि अगर कोई एंजाइम सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को वो परफॉर्म करेगा, एक ही तरह के रिएक्शन को, यानी कि एक ही एंजाइम में और वो डिफरेंट या बहुत सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकते हैं। एक एंजाइम एक अपना उसका एक स्पेसिफिक नेचर होगा और वो स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। तो ये एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ अदर कैरेक्टर, दे आर मच ग्रेटर इन साइंस देन द सबस्ट्रेट। तो अब हम सबस्ट्रेट के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो है अभी जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो इनका साइज तो बहुत ग्रेटर, ये बिगर साइज है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है देन द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एंजाइम वर्क कर रहा होता है, जिसके साथ वो रिएक्ट करता है और उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है या कैटेलाइज करवाता है। तो सबस्ट्रेट जो है उसका साइज छोटा होता है, और जो एंजाइम है उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। दे हैव पर्टिकुलर साइज टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट करते हैं उसके लिए एंजाइम्स में एक पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, जिनके साथ सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है उस साइट पे जाके तभी जिस
एंजाइम जो है वो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट्स होती हैं हमारे एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में, जो कि हम फर्दर एंजाइम के स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में पढ़ होंगे तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वहाँ जाके हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ये नहीं कि एंजाइम है और वो कहीं पे भी जाके एंजाइम के स्ट्रक्चर पे लग गया और इसने अपनी एंजाइम ने अपना जो है परफॉर्मिंग फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, बल्कि एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइड होती है जहाँ पे जब तक सबस्ट्रेट वहाँ जाके नहीं अटैच होगा, वहाँ जाके बाइंड नहीं होगा, तब तक वो एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। तो उस साइड को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस साइड को क्या कहते हैं, एक्टिव साइड, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ऑफ द एंजाइम. Now, enzyme activity can be accelerated by certain ions or salts such as manganese, magnesium chlorides. तो enzyme की activity जो है, अगर हमारे enzyme जो है वो, ये तो हमें पता है कि स्पीड अप करता है रिएक्शन को, लेकिन हम अगर चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा yield चाहिए, तो हम enzyme की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं या स्पेसिफिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, जो स्पेसिफिक एंजाइम्स को कैटलाइज कर रहे होते हैं, वो उन प्रोटीन्स के साथ लग के उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो अपने रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए. एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड. जैसे एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, इसी तरह एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज भी किया जाता है. और जो एक्टिविटी को एंजाइम की डिक्रीज करते हैं उनको क्या कहेंगे? इनहिबिटर्स. अब यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सारे फैक्टर्स हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर यही फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएं या अपनी एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, पीएच एक ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, तो यही सारी कंडीशन जो है वो एंजाइम को इनहिबिट भी कर देती हैं. और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं. दे आर सेंसिटिव. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज यू ऑल नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. प्रोटीन्स जो है स्पेसिफिक हमारा एक बायोमोलिक्यूल है जो टेम्परेचर या पीएच के चेंज होने से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, वो डीनेचर्स हो सकती हैं. अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो वो फिर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती. तो इसलिए जो है एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं. नाउ दे रिमेन्स केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस. सो ये भी बहुत एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की, कि अगर हमें बहुत से को ऐसे भी लग सकता है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में परफॉर्म करें, तो हो सकता है वो अपना पार्ट या अपने आप को भी यूटिलाइज करवाते हूँ, लेकिन नहीं. एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज तो करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप भी कर देते हैं, उसकी स्पेसिफिटी भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो कभी भी उस रिएक्शन में खुद यूटिलाइज नहीं होते. वो अगर जितना अमाउंट जैसे एंजाइम है, अगर वो उस एक रिएक्शन में परफॉर्म हुआ और उसने उस एक रिएक्शन को कैटलाइज करवाया, सबस्ट्रेट को अब प्रोडक्ट के एंजाइम के साथ बाइंड करवाया, तो वो एंजाइम आफ्टर द रिएक्शन जैसे वो रिएक्शन से बिफोर था, उसकी केमिकल एक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. यानी कि वो केमिकली जो है वो अनचेंज रहेगा, रिएक्शन के दौरान भी, ड्यूरिंग द रिएक्शन भी और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन भी. सो सब इस अभी तक हमने सारे जो है एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिए. नाउ वी विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. अब एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन. प्रोटीन की टाइप्स होती हैं ग्लोबुलर और फिब्रस. तो उनमें से 3 डायमेंशनल यानी कि 3 एक्सिस एक लार्ज मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलर प्रोटीन होती है विद अ स्पेशल सब्सटेंस सबस्ट्रेट. अब एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विद अ स्पेशल सब्सटेंस. एंजाइम जो है जिस सब्सटेंस पे रिएक्ट करता है, जिस सब्सटेंस पे वर्क करता है, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, जिसका साइज जो होता है एंजाइम की एज कम्पेयर टू एंजाइम्स जो है वो स्मॉल होता है. एक्टिव साइट को हम रिव्यू करते हैं. एंजाइम की जो है, मैंने जिससे बताया कि एंजाइम की जो है एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके फिट होता है और जो है आगे जो है फर्दर रिएक्शन कैटलाइज होता है. तो उस साइड को हम एक्टिव साइट कहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्टिव साइट इज विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रेट. यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है. जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो एंजाइम जिस तरह की सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट्स हैं, उसी से ही सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है.